धन्यवाद सभापति महोदय। मैं मांग संख्या 46 और 47 पर सदन जो चर्चा कर रहा है उस पर भाग लेने के लिए आपके आज्ञा से खड़ा हुआ हूँ। पहले बात करूँगा मैं पशु धन के बारे में। पशुओं के बारे में राजस्थान और बाकी सारे प्रांतों की तुलना में बहुत आगे रहा है, हमेशा ही रहा है। पशु हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, इंसानों से ज़्यादा पशु हमारे राजस्थान में होते रहे हैं। अब भी जब पशुपालन की तरफ रुझान कम हुआ है उसके बाद भी पर्याप्त संख्या में पशु अपने यहाँ है। उनके लिए जो मदद मिलनी चाहिए काश्तकारों को, पशुपालकों को, वो एक बड़ा सहयोग हो सकता है पशुधन का बीमा करना। मुझे याद आता है जब 2003 से 8 के बीच में माननीय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, मैं भी विधायक था उस समय कोई 10-12 तरह की बीमा योजनाएं शुरू हुई थी। भेड़ों के लिए भी, बकरियों के लिए भी, भैंसों के लिए भी, ऊँटों के लिए भी, यहाँ तक कि पशुपालकों के लिए भी बीमा की योजना थी। बहुत अफसोस है मुझे बोलते हुए कि उनमें से एक भी योजना आज की तारीख में चालू नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ने चालू की थी या किसानों से कोई दुश्मनी है, पशुपालकों से आपको दुश्मनी है। पर जो भी है वो उनमें से एक भी योजना आज की तारीख में चालू नहीं है। यदि बीमा हुआ होता, उनका बीमा की कोई योजना चल रही होती तो इस समय लंपी वायरस जैसी जो बीमारी के कारण बड़ा नुकसान है उसमें लाभ मिल जाता किसानों को। उसके अलावा इसमें बीमा आपने शुरू तो किया है, कोई नई योजना आप लाए हैं, लेकिन वो भी उसमें प्रीमियम जो है वो सारा किसान को, पशुपालक को भरना पड़ता है। और एक ही पशु का बीमा एक घर में कर रहे हैं, 3 भैंस खड़ी है तो एक का बीमा करेंगे, ऐसा क्यों है? और उसका प्रीमियम भी सारा किसान को भरना पड़ता है। जैसे आप फसल बीमा का प्रीमियम भर रहे हैं 2% किसान से ले रहे हैं, बाकी सारा आप आधा राजस्थान सरकार, आधा भारत सरकार ऐसे कर रही है 14% वैसे ही पद्धति में पशुधन का बीमा किया जाना चाहिए तो उस पशुपालक पे भार नहीं आएगा और उसको लाभ भी मिल जाएगा। और पशुओं के लिए कैटल शेड बनाने की योजना भाजपा सरकार में शुरू हुई थी, काफ़ी अच्छी चली, बकरियों के अच्छे शेड्स उसमें बने थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी योजना अभी बंद जैसी है। आपने घोषित रूप से बंद नहीं किया लेकिन बंद जैसी है, उसको थोड़ा ठीक करना, वापस उसके लिए बजट देते हो तो उसको ठीक करना चाहिए। ऐसे ही अपने गौशाला निधि नियम 2016 के तहत अपने जो 300 के लगभग गौशालाएं पंजीकृत है, गौ सेवकों का प्रदेश है राजस्थान, 300 के लगभग गौशालाएं पंजीकृत है, कुछ उसमें से पंजीकृत और भी होंगी। 1.5 लाख के लगभग गौवंश इन गौशालाओं में पालन पोषण उसका हो रहा है और उसमें से 125 गौशालाओं को तो आप सहयोग भी कर रहे हैं, सरकार सहयोग भी कर रही है, 270 दिन की सहायता दी जाती है। मेरा निवेदन है कि इसमें कई सारी जो पात्रता की शर्तें हैं वो काफ़ी कठोर है और उसमें वो भौतिक सत्यापन 2 चरणों में किया जाना अनिवार्य आपने कर रखा है और उसके कारण कई बार दिक्कत आ जाती है, अनुदान मिलने में गौशालाओं को दिक्कत होती है। इसको थोड़ा सरलीकरण इसका किया जाना चाहिए और भौतिक सत्यापन के बिना भी यथास्थिति, तात्कालिक स्थिति को देखते हुए अपन को थोड़ा बहुत रिलैक्स भी उसमें करना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे आप गौशालाओं को अनुदान दे रहे हैं वैसे ही जो घर में पालन कर रहे हैं उनको भी अनुदान दिया जाना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है गाय को, घर खड़ी गाय को, मेरे घर में एक गाय है, 30 रुपया प्रतिदिन पहले था, शायद अब 40 कर दिया है। बछड़ा ही है तो पहले 15 था, 20 कर दिया है। वो यदि करेंगे तो मैं समझता हूँ जो सड़कों पर गाय घूमती है वो बंद हो जाएगी। आपने उसको घर खड़े को अनुदान दे दिया है, चारे जितना पैसा आपने दे दिया है, तो फिर वो पशुपालक उस गाय को बाहर नहीं छोड़ेगा और छोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ये जो सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं रोज के, गोधन भी मरता है, इंसान भी मरता है, गाय के अलावा कोई पशु सड़क पर नहीं मिलता है। गौ माता की जय तो हम बहुत जोर से बोलते हैं, लेकिन गाय के अलावा कोई पशु सड़क पर नहीं मिलता है, तो वो उस प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी तो अच्छा हो जाएगा। ये जो नर पशु है उनको लेकर बहुत बड़ी समस्या है।
पहले तो बैल काम में आते थे, इसलिए उनका उपयोग था, महंगे महंगे बिकते थे, लेकिन अब वो उपयोग ही नहीं रह गए, तो वो समस्या हो गए हैं। सरकार ने नंदीशाला खोलने की लंबी चौड़ी घोषणा कर रखी है, खुली नहीं है, कहीं कहीं खुल रही है। मेरे जालोर पंचायत समिति में खुली है, अभी अभी शुरू हुई है, वो भी पथवाड़ा के सहयोग से। तो उसको और अधिक बढ़ाना चाहिए और गो नर पशु के बधियाकरण की व्यवस्था अपन को मुस्तैदी से करनी चाहिए, उससे आपकी क्वालिटी कंट्रोल भी होगा। हमारी जो कांकरेज नस्ल है, बहुत प्रसिद्ध नस्ल है, वो अब संक्रमित हो रही है इस कारण से कि जो अच्छी नस्ल के नहीं है नर पशु, वो भी जब वो उस वंशवृद्धि में लग जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, तो उससे वो वंश भी खराब हो रहा है, उसका भी सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए बधियाकरण पे हमको जोर दिया जाना चाहिए। और एक मैंने सुना था, कहीं पे पढ़ा था, यदि ऐसा संभव हो, सरकार अपने वैज्ञानिक ध्यान दे और यदि ऐसा कुछ हो सके कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम करते ही हैं, तो उसमें कुछ ऐसा हो जाए कि नर पशु पैदा ही नहीं हो, और तभी हो जब सरकार चाहे, तो ये एक समस्या का बड़ा समाधान हो सकता है। मुझे नहीं पता हो सकता है कि नहीं, पर सुना है मैंने कहीं हो सकता है। दूसरा ये कि पशुओं के बीमार पशु के इलाज के लिए वो एम्बुलेंस चाहिए होती है, नहीं है हमारे पास, कहीं नहीं है। तो वो गांव से पशु को लाना, तो बीमार पशु चल के तो आ नहीं सकता और पशुपालक उसको उठा के ला नहीं सकता। बैलगाड़ियां अब रही नहीं, इसलिए हमको उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, एम्बुलेंस की भी। और बीमार पशु को क्या बीमारी है उसकी जांच करने के लिए, पशु तो लेबोरेटरी तक आप क्या नहीं सकता, तो चल प्रयोगशालाएं हमको लॉन्च करनी चाहिए। सरकार इस पर ध्यान दे और उससे हमको पशुओं को बीमारी से बचाने में बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। पशु आहार की गुणवत्ता कैसी है, इसको लेकर हमारे पास कोई ज़्यादा वो प्रयोगशाला है नहीं। तो पशु आहार जो मिल रहा है बाजार में, जो कंपनियां बेच रही है, वो ठीक है कि नहीं है, उसके लिए भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, सख्ती कुछ करनी चाहिए। माननीय स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत कहा करते थे, जब हम गौ की चिंता सब विधायक लोग करते थे, तो वो कहते थे गौ माता की जय बोलने से और गौ माता की आरती उतारने से गौ नहीं बचेगी, गौ बचेगी उसकी उपयोगिता बढ़ाने से। तो गौ की उपयोगिता बढ़े, वो पिछले 20-25 साल में बहुत सारे प्रयोग हुए, हमारे पथबेड़ा में बहुत प्रयोग हुए हैं और भी कई जगह हुए हैं। गौमूत्र का उपयोग, गौ के गोबर का उपयोग, उस दृष्टि से एक मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ। अपनी अमूल डेयरी ने, गुजरात में जो विश्व प्रसिद्ध अमूल डेयरी है, उन्होंने पशुपालकों जिनसे वो दूध खरीदते हैं उनसे गोबर और गौमूत्र भी खरीदना शुरू किया है, विधिवत खरीदना शुरू किया है। ऐसा कुछ अपना सरस डेयरी और दूसरी डेयरियां भी अपना करेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लंपी बीमारी के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है राजस्थान के गौवंश को, और जितना सरकारी तौर पे आंकड़ा बताया गया उससे कम 10 गुना ज्यादा हुआ है। और अब आप उनको जो मरे हैं पशु लंपी से, उनको आप देने जा रहे हैं, वो अनुदान और कुछ देने जा रहे हैं, भरपाई करने जा रहे हैं, तो रिकॉर्ड पे तो आपके 10% ही है। जालोर जिले में कम से कम 70,000 पशु मरे होंगे, कम से कम, और आपके रिकॉर्ड पे है 32 और कुछ, 32 और 35, 3,235 को आप देंगे, बाकी का क्या होगा? वो सारे रह गए। और इन 3,225, 100 में से 10 को देना है, तो निश्चित रूप से उसमें आपके गालमेल होगा, भाई भतीजावाद होगा, और आपके जो प्रभावशाली आपके कार्यकर्ता हैं वो आपसे और अफसरों को प्रभावित करके ले जाएंगे, और जो वास्तविक जिसके पशु मरे वो वंचित रह जाएंगे। और लंपी बीमारी को लेके मैं, क्योंकि समय कम है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, पर लंपी बीमारी को लेके जो इतना बड़ा पशुधन, गोधन मारा गया है, उसके लिए सरकार सीधे जिम्मेदार है, इस रूप में कि उनकी चिकित्सा करने के लिए हमारे पास चिकित्सा कर्मी नहीं थे। उस समय जालोर जिले के 90% पोस्टें खाली थी, डॉक्टरों की और कंपाउंडर्स की 90% खाली थी, और मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे हम भर्ती करेंगे, वो भर्ती नहीं हुई, सिर्फ घोषणा रह गई।
एक भी व्यक्ति भर्ती नहीं हुआ उसमें। फिर बाद में थोड़ा डूंगरपुर से वहाँ से कुछ लोगों को डेपुटेशन पे वहाँ भेजा था, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला। लेकिन यदि पूरी संख्या में कंपाउंडर और डॉक्टर्स उपस्थित होते तो गोवंश को बचाया जा सकता था। ये सीधे सीधे जो पाप का भागीदार बना है हमारा राजस्थान सरकार बनी है उसके लिए, और उस बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक यही स्थिति मैं जब दूसरे डिपार्टमेंट की बात करूं, कृषि विभाग की, वहां भी यही हालत है। जालोर जिले में आज भी कृषि विभाग में भी 35% से ज्यादा पोस्टें खाली है। और इसलिए इस जैसे आपने शिक्षा विभाग में और चिकित्सा विभाग में कर रखा है, डार्क जोन कर रखा है जालोर को, सिरोही को, बाड़मेर को, वैसे ही इस पशुपालन विभाग में भी और कृषि विभाग में भी आपको इसको डार्क जोन घोषित करना चाहिए। और वहां से ट्रांसफर होकर जाना आसान नहीं रहे, कम से कम लोग ट्रांसफर होकर जाएंगे तो वहां की जनता को अच्छी सेवा मिल सकेगी। ये मेरा आपसे सरकार से आग्रह है। और फिर दूसरी बात मैं करूं कि जो फसल बीमा योजना जो है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के दिमाग की उपज थी, उनकी कल्पना थी, उन्होंने लागू किया। और वो लागू करने के उसमें प्रारंभिक रूप में था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको और अच्छा प्रभावित रूप से लागू कर दिया है। बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत बड़े अमाउंट के रूप में लोगों को फसल बीमा का क्लेम मिलने लगा है, मिल रहा है। लेकिन उसमें और भी कई सारी बातें हैं, जैसा और भी कई सदस्यों ने कहा, क्रॉप कटिंग के समय काफ़ी उसमें गड़बड़ होती है। बीमा कंपनी कोई हो, मैंने एनएलसी में नौकरी की है, बीमा कंपनी कोई भी होगी, क्लेम देने में वो कंजूसी करेगी, उनका अपना काम है सारा। 100% बीमा धारकों को क्लेम दे देंगे तो कमाएंगे क्या? तो वो उस क्लेम देने में वो कंजूसी कर रहे हैं, उसमें वो वाजिब केस को भी कंजूसी में नहीं डालना है, वो निगरानी सरकार को रखनी होगी। और इसलिए उसके लिए क्रॉप कटिंग का सिस्टम ठीक हो जाए। क्रॉप कटिंग के समय उसका वीडियो और फोटोग्राफी सारे और ऑनलाइन अपलोड हो जाए, और जो फॉर्म नंबर 2 जो होता है क्रॉप कटिंग के प्रयोग 2, उस फॉर्म पे काश्तकार का हस्ताक्षर अनिवार्य किया जाना चाहिए। और क्रॉप कटिंग के बाद जो बीमा अपलोड करने में जो कई बार मानवीय भूल हो जाती है, वो गलत अकाउंट नंबर चढ़ गया, आधार नंबर गलत चढ़ गया, उसके कारण किसान को महीनों तक चक्कर काटने पड़ते हैं, क्लेम नहीं मिलता है। उस मानवीय भूल करने वाले स्टाफ को भी, चाहे वो ई मित्र वाला है चाहे आपका सरकारी कर्मचारी है, उसको थोड़ा सा टाइट किया जाना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि मानवीय भूल करोगे तो ये दंड मिलेगा तुमको, ऐसा कुछ प्रावधान यदि करेंगे तो लोग सावधानी से काम करेंगे और काश्तकार उस परेशानी से बच जाएगा। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 बहुत बढ़िया नीति है, तालियां बजाने लायक। आप लोगों ने बजाई भी तालियां, पर धरती पे नहीं है। 2019 की घोषणा है, 2023 का बजट पास कर रहे हैं हम, इस पे 0 काम हुआ है। इस पे काम करने की आवश्यकता है। और इसमें भी काम क्यों नहीं हो पा रहा है? आपने इसको लागू किया है कृषि उपज मंडियों के माध्यम से, और कृषि उपज मंडियों की हालत यह है, जालोर जिले में 4 मंडियां हैं सभापति महोदय, 4 में से 1 में भी सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरी के पद खाली है, और बाकी सारे पद भी खाली पड़े हैं। सिरोही का एक सेक्रेटरी जालोर के 4 सेक्रेटरी को चला रहा है, या कभी सुमेरपुर वालों को चार्ज देते हैं, कभी बाड़मेर वालों को चार्ज देते हैं। ऐसे करके आप काम चला रहे हैं तो काम करेगा कौन? ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, निश्चित रूप से यदि महत्वाकांक्षी योजना है, यदि लागू होती है तो किसानों को इससे लाभ मिल सकता है, लेकिन उस बारे में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अनार मंडी की आपने पिछले बजट में घोषणा की थी, वो अभी तक धरती पे नहीं उतरी है, 12 महीने बाद भी अभी तक उसकी जमीन भी अलॉट नहीं हुई है। उस बारे में कुछ सोचना चाहिए। कृषि महाविद्यालय आपने मेरे क्षेत्र में खोला, बहुत अच्छा किया। विद्यालय तो उस गवर्नमेंट कॉलेज में शुरू हो गया, जालोर में खोला, केशवना में, जालोर में शुरू हुआ है, लेकिन केशवना में अभी तक उसकी जमीन भी नहीं है, और न वहाँ को जालोर के कॉलेज में शुरू हुआ तो भी कोई स्टाफ पढ़ाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ उनका एडमिशन हुआ है और परीक्षा होगी, बाकी बीच में बिल्कुल अंधेर गर्द वो है। और उसमें मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये सौर ऊर्जा के लिए जो पंप है और कृषि और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर है, ये कृषि उपकरण ऐसे हमारे वहाँ बहुत काम में आ रहे हैं। अनार की अच्छी खेती हो रही है, उसके कारण से ये सब काम में आते हैं। उन सब के बजट बढ़ाने जाना चाहिए, और उसकी डिमांड किसानों से आ रही है।
और वहाँ जो ड्रिप इरिगेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अनार में भी हो रहा है, बाकी में भी हो रहा है। उसमें जो सब्सिडी का सिस्टम है, 5 हेक्टेयर तक अनुदान देने का व्यवस्था है। कास्ट वो ठेकेदार जो आता है, व्यापारी जो आता है, वो 5 हेक्टेयर के पेपर तो तैयार करता है, लेकिन 5 हेक्टेयर का उसको देता नहीं है। वो उसको 2 हेक्टेयर 2.5 हेक्टेयर नहीं देता है, बाकी अनुदान और सारा वो खा जाता है। उससे पैसा 2 हेक्टेयर का ही लेता है, लेकिन अनुदान 5 का हेक्टेयर का मिल रहा है, वो ठेकेदार खा जाता है। इसकी जांच की जानी चाहिए और इस बारे में अपन को कुछ सख्ती से बात करनी चाहिए। और जल नीति 2010 जो आपके यहाँ है, 2 मिनट और लूंगा। श्री अमर सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए। सभापति महोदय, मांग संख्या 46 एवं 47 पे कृषि पशुपालन के बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, किसान एक बहुत बड़ा भक्त और अन्नदाता है।